दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आधुनिक इतिहास की सीरीज चल रही है, वीडियो चल रहे हैं। तो आने वाले समय में आपका ARO एग्ज़ाम आने वाला है, PCS का एग्ज़ाम होना है, प्रवक्ता का एग्ज़ाम होना है, TGT PGT के एग्ज़ाम होने हैं। ये सारे एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और बिना हिस्ट्री के आपका कोई भी एग्ज़ाम होता नहीं है। तो ये सीरीज़ आप लोग ज़रूर जुड़ें और लिखते जाएं। नोट्स बिल्कुल तैयार किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसके पहले हमने पुर्तगालियों के बारे में बता दिया। ये दूसरा वीडियो है डच। ये दूसरी महाशक्ति थी यूरोपीय की जो भारत पर आई। डच कहाँ से आई, ये किस देश के थे डच? डच नीदरलैंड या उसको कहें हॉलैंड की निवासी थे ये डच। और पुर्तगालियों के बाद ये भारत आए थे। पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे। कब आया था? 1595 में पहला डच अभियान आया था। और किसके नेतृत्व में? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। कार्नेलियस हाउटमैन की नेतृत्व में सुमात्रा पहुंचकर बांटम की राजा से संधि की थी। सुमात्रा भी पहुंच गया और जो बांटम की राजा से इनसे संधि भी कर लिया ये डच वाला। तो ये बहुत प्रभावी थे, लेकिन इनका बाद में जमा नहीं भारत में हिसाब किताब। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड व्यापारिक संस्था का निर्माण हुआ। कौन सन में था देखो। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन गई थी। तो कंपनियों की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर पहुँचती है। इसका सन जरूर याद कर लेना, 1602 में। और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुई थी। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड व्यापारिक संस्था का निर्माण हुआ। यह कंपनी डच सरकार के आदेश के अनुसार ही कार्य करती थी। तो ये सरकारी ही थी, सरकार के पूरे अनुदान में चलती थी डच कंपनी। और सरकार जैसा इसको दिशा निर्देश देती थी उसी हिसाब से ये काम करती थी डच कंपनी। ओम प्रकाश को डच व्यापार के विषय में जानने हेतु विशेषज्ञ मानते हैं। कहते हैं अगर ओम प्रकाश की किताब भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है डचों के बारे में, स्पेशलिस्ट थे ये डचों के बारे में बताने के लिए। तो ओम प्रकाश को इसके मामले में जाना जाता है। डच मूल रूप से काली मिर्च तथा मसाले के व्यापार तक रुचि रखते थे। इनका शासन मासन करने का कोई रोल नहीं था। ये चाहते थे काली मिर्च का व्यापार करें, यहाँ से मसाले ले जाएं। कहाँ पर? अपने नीदरलैंड। इनकी रुचि केवल काली मिर्च और मसाले के व्यापार तक ही थी। ये मसाले इंडोनेशिया में मिलते थे, इंडोनेशिया। और यही इनका इंडोनेशिया में कंपनी का प्रमुख केंद्र बना। ये भारत के पास आ गया इंडोनेशिया। और ये इनका पूरा लक्ष्य था कि यहाँ की काली मिर्च मसाले लेके सब अपने देश ले जाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। ये इस कंपनी का उद्देश्य था। 1605 में मसूलीपट्टम में, जिसे मछलीपट्टम भी कहती हैं, मसूलीपट्टम, मछलीपट्टम भी लिखते कभी कभी, में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि डच फैक्ट्री कहाँ पर लगी? मसूलीपट्टम में लगी थी ये। कब? 1605 में। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके, डचों ने क्या किए, जो चंद्रगिरी के राजा थे इनसे समझौता किया और पुलिकट में अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। और जो पुलिकट था यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की और इसी पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया डचों ने यहीं पुलिकट में स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सोने के सिक्के ढालना शुरू किए। सोने के सिक्के ढाले इन्होंने। किसने? डचों ने। सोने के सिक्के ने क्या कहती हैं? पैगोडा। सोने के सिक्कों को कहा जाता है पैगोडा। ये भी इन्होंने डचों ने डाले थे। 1619 में डचों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1619 में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने? सूरत में। सूरत में फैक्ट्री डाली। 1627 में बंगाल में पीपली में प्रथम डच फैक्ट्री बनी। पीपली लाइव, ये पीपली एक फिल्म आई थी, पीपली शब्द यहाँ से लिया गया। तो ये पीपली में प्रथम डच फैक्ट्री लगी थी, पीपली।
1658 में कासिम बाजार तथा पटना में भी फैक्ट्री स्थापित की। ये कमज़ोर नहीं थे, किसी भी मामले में ये अंग्रेज़ों से कमज़ोर नहीं थे। इन्होंने पीपली, फिर कासिम बाजार और पटना में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। 1663 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। 1663 में इन्होंने फिर कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। ये क्या करते थे, ये कपड़े का व्यापार ज़्यादा इन्हें महत्वपूर्ण लगता था, ज़्यादा इन्होंने कपड़ों का व्यापार किया भारत में आके, और इसी के लिए इन्होंने कासिम बाजार में रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया। रेशम की चक्की का उद्योग किसने स्थापित किया? डचों ने, कासिम बाजार में। डचों ने मध्य भारत से नील, इन्होंने जो मध्य भारत से नील भी मंगाई हुई, इसको भी अपने विदेश में भेजा, नीदरलैंड। बिहार और बंगाल से सोरा व नमक भी मंगा के बाहर भेजा। बंगाल का कच्चा रेशम मुख्य निर्यात किया। क्या क्या भेजा इन्होंने? नील भेजी, सोरा व नमक भेजा, और बंगाल का कच्चा रेशम भी इन्होंने निर्यात किया। निर्यात करना होता है भेजना, तो इन्होंने ये चीज़ें भेजी। 1759 में अंग्रेज़ों से बेडरा बंगाल की युद्ध में पराजित होने से शक्ति समाप्त हो गई। जो बंगाल में इनका बेडरा का युद्ध हुआ था, ये निर्णायक युद्ध रहा, और इस निर्णायक युद्ध में ये अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं सके डच लोग, और इस युद्ध से हार से वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, और भारत में इनका पूरा अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। चूँकि ये सरकारी कंपनी थी, इसलिए संघर्ष नहीं कर सकी, अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने स्वदेश हॉलैंड, नीदरलैंड चले गए, और इनका पूरा का पूरा यहाँ भारत में अस्तित्व ख़त्म हो गया। अब देखो, पुर्तगालीस कमज़ोर पड़ गए, डच कमज़ोर पड़ गए, तो सीधा सीधा फ़ायदा मिला अब अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ सबसे प्रबल शक्ति बन के उभरेंगे, और इसके बाद फ्रांसीसी आएंगे। फ्रांसीसी और बड़ी वाली धुरंधर कंपनी थी, फिर उनका निर्णायक युद्ध होगा। तो अंग्रेज़ पहले पुर्तगालियों को हराएंगे, फिर डचों को हराएंगे, फिर फ्रांसीसियों को हरा के एक छत्र राज्य इनका स्थापित हो जाएगा। तो ये तो डच हो गया। अब थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं हम अंग्रेज़ों की। अब इसमें देखते हैं, इसमें अंग्रेज़ों को भी ऐड कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, इसका पूरा विस्तार हम बाद में बताएंगे। तो अंग्रेज़ों, डच चले गए। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन डचों के बाद हुआ। कंपनी पहले ही स्थापित हो चुकी थी इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो डच हुई थी 1602 में। पहले गए थे, लेकिन कंपनी इनकी बाद में बनी। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी का नाम रखा गया क्या? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन सा? गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कैसे तो इसका विस्तार हुआ, कैसे ये फली फूली। संक्षिप्त में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने इसको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इन्होंने एकाधिकार दिया था कि तुम जाओ 15 साल के लिए केवल व्यापार करो। और ये 15 साल की परमिशन के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड से। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका केवल और केवल एक उद्देश्य था, व्यापार करना, दूसरा कोई उद्देश्य था ही नहीं इसका। लेकिन बाद में देखो कैसी हालात हुए और एक हम लोगों के ऊपर हावी हुए। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तो फिर जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट हुए। एलिजाबेथ की नीति अलग थी, ये नहीं चाहती थी भारत में राज करना, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा हुए, सम्राट हुए। जेम्स प्रथम के बाद जेम्स द्वितीय सम्राट बने। ये उग्र थे, इनका दिमाग तेज था।
1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई 1688 में, और जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट गया, जी हटा दिया गया, गद्दी से ही हटा दिया जेम्स द्वितीय को, और विलियम तृतीय तथा उसकी पत्नी मैरी को शासक बनाया गया। इतना वहाँ की जनता इतना उग्र हो गई इंग्लैंड के राजा के विरोध कि इसका हटा दिया गद्दी से और बैठा दिया विलियम तृतीय और उसकी पत्नी मैरी को बिठाया गया। 1608 को कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज सूरत के बंदरगाह रुका। ये 1608 में सबसे पहले आ गया था, ये कैप्टन हॉकिंस आया था। तो हॉकिंस नामक प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। तो सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था? कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। ये कौन से जहाज़ से? हेक्टर नामक जहाज़ से सूरत के बंदरगाह रुका था। ये सूरत। हॉकिंस तुर्की बोल सकता था। देखो बताओ, किसी देश में आ रहा लेकिन यहाँ का पहले ही सब कुछ याद करके आया था। ये तुर्की बोल सकता था। अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का पत्र लेके आया था। जेम्स फर्स्ट का मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जब तक ये अकबर के नाम पत्र लेके आया, लेकिन अकबर उस समय मर गया था, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था हॉकिंस। दरबार में उसने फारसी में बात की। बताओ, ये तुर्की बोल सकता था, ये फारसी बोल सकता था, ये अंग्रेजी बोल सकता था, सब बोल सकता था। इतना योग्य था हॉकिंस। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब क्या होते थे? पहले पद हुआ करते थे योग्यता के हिसाब से। तो देखा उन्होंने ये तो योग्य व्यक्ति है, तो उसने 400 का इसे मनसब प्रदान किया। उसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगाली उस समय इतने प्रभावी थे कि इसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली। फिर 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ पर खोली? मछलीपट्टनम में। तो पहली व्यापारिक अगर कोठी पूछा जाए कौन थी, तो मछलीपट्टनम थी। प्रथम प्रयास किया था सूरत में, लेकिन ये सफलता नहीं मिली थी इसको। सोलह 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोला गया। बाद में फिर 1613 में इसको सफलता मिल गई, वहाँ भी इन्होंने कंपनी खोली। 1615 में सर टॉमस रो आया। फिर सर टॉमस रो आया 1615 में। 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान दिया ऐसे। अब बताओ, इतने प्रभावी हो गए थे कि एक फरमान दिया जिस कितने में? 500 पैगोडा में। 500 पैगोडा सालाना कर में देने में इन्होंने गोलकोंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब इनको बंदरगाह में कोई नहीं रोक टोक सकता था, केवल इन्हें 500 पैगोडा कर देना पड़ता था। 1639 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसिस डे के नेतृत्व में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। देखो धीरे धीरे बढ़ने लगे अब जी। फिर अंग्रेज़ों ने फ्रांसिस डे के नेतृत्व में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। यहाँ किलेबंदी कोठी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा इन्होंने नाम। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया पुर्तगालीज राजकुमारी से, और पुर्तगालीज राजकुमारी के विवाह राजकुमारी कैथरीन से हुआ। राजा को दहेज में क्या मिल गया? बम्बई मिल गया। बताओ, अब धीरे धीरे ये अपना भारत में सुदृढ़ होने लगे। राजा ने शादी कर ली पुर्तगाली राजकुमारी से, और राजकुमारी के पास पहले बम्बई था, तो बम्बई अब किसका हो गया? अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय का हो गया। 1668 में सम्राट ने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब जी किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अंग्रेज़ों की मुख्य केंद्र बम्बई बना, यहीं से व्यापार का संचालन हो लगा। तो अगले व्यापार में हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे इनका विस्तार बढ़ा भारत में, कैसे सुदृढ़ हुए अंग्रेज, और कैसे इन्होंने पूरे भारत पर एक छत्र राज किया। ये अगले वीडियो में देखेंगे। शेयर ज़रूर करें, लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। नमस्कार।